हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रिव्यू। ये वीडियो मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने क्वेश्चंस को एमसीक्यूज को अपने लैपटॉप में टाइप कर लिया है क्योंकि लैपटॉप मेरे पास है और पेन टैब नहीं है, साथ में माइक नहीं है, तो माइक के तौर पे मैं अपने मोबाइल का ईयरफोन यूज कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग करने का काम मैं अपने मोबाइल से कर रहा हूँ। तो आप मुझे आखिर में बताना देखने के बाद कि ये वीडियो कैसा बना है, आवाज़ वगैरह कैसा है और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। अगर आपको मोबाइल से बना हुआ ये वीडियो पसंद आएगा तो इस तरह के छोटे छोटे वीडियोज मैं तब तक के लिए लेकर के आता रहूँगा। और जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, भगवान करे ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है पूरे वर्ल्ड में, हम लोगों की यही आशा है और यही विनती है भगवान से कि इतनी बड़ी मुसीबतों से हम सबको बचाएं। और आई होप आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे, आप अपनी फैमिली का, सभी का अच्छे से आप लोग ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। राइटिंग तो उतनी अच्छी नहीं बनेगी। आज का हमारा टॉपिक है विषाणु यानी कि वायरस, और इस टॉपिक से हम लोग 25 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और वायरस के ऊपर आपको पता ही है सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल है जिसमें भी जीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि आर.एच. व्हिटेकर, आपने नाम सुना होगा आर.एच. व्हिटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 5 जगत वर्गीकरण दिया था। तो इन्होंने अपने 5 जगत वर्गीकरण में कहीं भी चर्चा नहीं किया। तो इनमें से बताना है कि किसका चर्चा नहीं किया। इनमें से वायरस का चर्चा नहीं किया क्योंकि इनको समझ में ही नहीं आया कि ये वायरस है क्या, ये सेल तो है नहीं। और इन्होंने जो 5 जगत वर्गीकरण दिया था उसमें मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों को डाला था। और विषाणु के बारे में इनको समझ में नहीं आया, ये क्या है, कोशिका तो है ही नहीं है, तो इसको कहाँ रखा जाए। तो इन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया अपने 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु का। नेक्स्ट है जो हमारा वर्ड है वायरस, ये शब्द किसने दिया? ये शब्द दिया लुईस पास्चर ने। तो ओल्ड एनसीईआरटी में तो लुईस पास्चर का नाम दे रखा था, नए वाले एनसीईआरटी में हटा दिया है, बट आप लुईस पास्चर ध्यान में रखो नाम। अगर कभी भी लुईस पास्चर और इवानोवस्की वायरस के खोज करता है तो इन दोनों में से अगर किसी एक को चूज करना हुआ तो आप पास्चर को टिक करना। अगर पास्चर नहीं हो और इवानोवस्की हो तब इवानोवस्की को टिक करना। पहले नंबर पर आप पास्चर को रखेंगे, दूसरे नंबर पर इवानोवस्की को रखेंगे। थर्ड हमारा सवाल है जो हमारा शब्द है वायरस, इस शब्द का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? वायरस का अर्थ है विनोम और इसका मतलब होता है विषैला द्रव। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विषैला द्रव। नेक्स्ट है वायरस की खोज किसने की? वायरस की खोज की वैज्ञानिक इवानोवस्की, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नाम किसने दिया? लुईस पास्चर। विषाणु की खोज सबसे पहले किसमें किया गया? विषाणु की खोज सबसे पहले किया गया तंबाकू के पौधे में। लेकिन ये तंबाकू का पौधा ये हेल्दी नहीं था, स्वस्थ नहीं था, ये बीमार था। और बीमारी का नाम क्या है? टोबैको मोजैक डिजीज, तंबाकू का मोजैक रोग। वायरस की खोज यानी विषाणु की खोज सबसे पहले किस बीमारी से हुई? तो तंबाकू में मोजैक रोग से हुई। सॉरी, ए नहीं, बी, तंबाकू का मोजैक रोग। तो ये जो टोबैको मोजैक डिजीज है ये वायरस के कारण हुआ था और पहली बार यहीं से वायरस की खोज की गई। सबसे पहले खोजा गया विषाणु का नाम क्या है? सबसे पहले कौन से वायरस को खोजा गया था? तो टोबैको मोजैक डिजीज से वायरस की खोज हुई, तो इस वायरस का नाम रखा गया टोबैको मोजैक वायरस। तो ए इसका राइट आंसर। ये आप पिक्चर देख सकते हो, यही है टोबैको मोजैक वायरस। तंबाकू के मोजैक रोग का क्या लक्षण है? तंबाकू के मोजैक रोग का लक्षण है, ये आप इस पिक्चर को देखो, यहाँ पे आपको येलो 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 स्पॉट दिख रहा है। तो ये जो येलो स्पॉट है यहाँ से क्लोरोफिल खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है, जिसके कारण यहाँ पे येलो स्पॉट आ गया है। तो पत्तियों में उपस्थित हरित लवक का नष्ट होना, ये इस डिजीज में हो जाता है। किसने वायरस को कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम कहा? किसने कहा वायरस को संक्रामक जीवित तरल? ये कहा बिजेरिनेक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या करा, टोबैको मोजैक डिजीज वाले प्लांट से उस वायरस को निकाल करके और दूसरे प्लांट के अंदर इंजेक्ट कर दिया और देखा कि वो प्लांट भी बीमार हो गया। इससे ये पता चला कि ये जो वायरस है ये संक्रामक है। नेक्स्ट है डैश ने बताया कि वायरस को रवेदार यानी क्रिस्टल बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। तो वायरस को क्रिस्टल बनाया जा सकता है, ये सबसे पहले कहा स्टैनली। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैनली।
निम्न में से कौन एक अविकल्पी परिजीवी है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। पैरासाइट तो आप जानते ही हो, जो अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे के बॉडी पे या फिर बॉडी के अंदर रह करके प्राप्त करता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब ये हुआ, अगर इसको अपना लाइफ साइकिल चलाना है, अगर इसको अपने आप को रिप्रोड्यूस करना है, तो इसको एक लिविंग सेल चाहिए, जीवित कोशिका चाहिए ही चाहिए। इसके उल्टा एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट, जिसके पास दोनों ही ऑप्शंस होते हैं, चाहे होस्ट मिल जाए तो भी चले, ना मिले तो भी चले। लेकिन ऑब्लिगेट पैरासाइट ये वो होता है जिसको एक जीवित कोशिका चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कोशिका किसी मनुष्य का हो, चाहे वो कोशिका किसी प्लांट का हो, चाहे वो कोशिका किसी मनुष्य के अलावा और एनिमल का हो, चाहे वो कोई बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, लेकिन एक लिविंग सेल चाहिए ही चाहिए। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है विषाणु। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस का यही तो खासियत है, जब एक लिविंग सेल के अंदर जाएगा तो वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, यानी एक जीवित की तरह काम करेगा, सजीव की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही सेल के बाहर आएगा वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो निर्जीव हो जाएगा, फिर वो कोई काम का नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। तो होस्ट सेल के बाहर निर्जीव है और होस्ट सेल के अंदर सजीव है। तो ये किसका गुण है? डी, विषाणु का। नेक्स्ट है, एक विषाणु किससे बना होता है? एक वायरस के पास प्रोटीन होता है और आनुवंशिक पदार्थ होता है, बस यही दो होता है। आनुवंशिक पदार्थ में क्या, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। ध्यान में रखिएगा, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। तो बस दो ही चीज़ है, एक प्रोटीन है और एक है आनुवंशिक पदार्थ। तो प्रोटीन से और आनुवंशिक पदार्थ से, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट है, विषाणु में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है, क्या है? या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। तो हो तो दोनों सकता है, लेकिन कोई एक ही होगा एक टाइम में। ए और बी दोनों हो जाएगा हमारा राइट आंसर, डी। नेक्स्ट है, एक विषाणु में उपस्थित प्रोटीन के आवरण को क्या कहते हैं? अभी आपने देखा, एक विषाणु के पास प्रोटीन होता है और आरएनए या फिर डीएनए होता है, और ये जो प्रोटीन होता है ये एक आवरण बनाता है जिसके अंदर आरएनए या फिर डीएनए सुरक्षित होता है। तो ये अगर आरएनए या फिर डीएनए है तो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है एक प्रोटीन का कोट, यानी कि कवर, जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड। तो ये एक कैप्सिड है जो आप बाहर से देख रहे हो, और ये हो गया हमारा आनुवंशिक पदार्थ। ये कोरोना वायरस का पिक्चर है, आप देख रहे हो ये स्प्रिंग के जैसा अंदर में, तो ये हो गया हमारा आरएनए। कोरोना वायरस के पास है आनुवंशिक पदार्थ आरएनए, और बाहर से जो कुछ भी आप देख रहे हो ये है प्रोटीन्स। विषाणुओं में डैश न्यूक्लिक अम्ल को संरक्षित करता है, ये हमारा टीएमवी है, टोबैको मोजैक वायरस है। और इस पिक्चर में भी देखो, ये जो आप रेड कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है आरएनए, आनुवंशिक पदार्थ, और बाहर से ये पूरा पार्ट ग्रीन कलर का ये प्रोटीन का बना हुआ है, और इसे बोलते हैं कैप्सिड। और यहाँ न्यूक्लिक अम्ल लिखा हुआ है, तो न्यूक्लिक अम्ल का मतलब क्या हुआ? आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए डीएनए ये हमारे न्यूक्लिक अम्ल हैं, न्यूक्लिक एसिड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कैप्सिड हो जाएगा। एक चीज़ और देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से, प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट से मिल करके ये पूरा कैप्सिड तैयार हुआ है। तो अगर हम सिर्फ एक इस छोटे से यूनिट की बात करें, सिर्फ एक छोटे से यूनिट की बात करें, तो इसे बोलते हैं कैप्सोमियर। ध्यान रखेंगे, कैप्सोमियर। कैप्सोमियर ये सबसे छोटा यूनिट है कैप्सिड का। एक विषाणु के संदर्भ में कौन असत्य है, कौन गलत है? लिखा है किसी भी विषाणु में आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ नहीं पाया जाता, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कैप्सिड ये पेटी कांशक कुंडलिनी या फिर बहुफलक ज्यामितीय रूप में लगे होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कैप्सिड है, जो प्रोटीन का कोट है, जो आरएनए या फिर डीएनए को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो ज्योमेट्रिकली दो रूपों में पाया जाता है, एक हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल। तो इन्हीं दो रूपों में वो कैप्सिड का ज्योमेट्री होता है। उसके बाद यह केवल मनुष्यों को प्रभावित करता है, यह गलत हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे एक होस्ट सेल चाहिए, इसे एक लिविंग सेल चाहिए, चाहे वो प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, या फिर कोई बैक्टीरिया हो सकता है। तो ये कहना कि केवल मनुष्यों को प्रभावित करता है, ये गलत हो जाएगा। यह जीवाणुओं को भी संक्रमित करता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन एक विषाणु है? ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज, भले ही बैक्टीरिया नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो इसको आप ऐसा मत समझना कि ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरियोफेज ये विषाणु है, ठीक है, विषाणु है। ये हमारा एक बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया को प्रभावित करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को मारता है। और जो वायरस होता है
ये भी आप ध्यान में रखो, जो वायरस होता है ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। निम्न में से कौन विषाणु का एक प्रकार नहीं है? तो जो विषाणु प्लांट को इन्फेक्ट कर दे, प्लांट वायरस हो गया। कोरोना वायरस आप जान रहे हो ये एनिमल को इन्फेक्ट करता है, तो ये एनिमल वायरस हो गया, जंतु विषाणु हो गया। और बैक्टीरियोफेज मैंने अभी आपको बताया ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो ये बैक्टीरियोफेज हो गया। तो पादप विषाणु, जंतु विषाणु और जीवाणु भोज यानी कि बैक्टीरियोफेज, ये सारे ही टाइप्स हैं वायरस के। स्पॉन्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ये कोई टाइप नहीं है वायरस का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक विषाणु जनित रोग है, वायरल डिजीज नहीं है? एड्स है, इन्फ्लुएंजा है, मम्प्स है। सिफिलिस ये बैक्टीरिया के कारण होने वाला डिजीज है और ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी है ये सिफिलिस। और यहाँ पे मैंने ह्यूमंस के अंदर वायरस के कारण होने वाले डिजीज का यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखा हुआ है जिसको आप ध्यान में रखेंगे बहुत ही अच्छे से। एड्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, हर्प्स, मम्प्स, रैबीज, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और एंसेफ्लाइटिस। एंसेफ्लाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन इन ब्रेन, हमारे दिमाग में सूजन हो जाता है इस वायरस के इन्फेक्शन के कारण, जिसे हम लोग बोलते हैं एंसेफ्लाइटिस। तो ये सारे ही नाम आप अच्छे से ध्यान में रखो, ये सारे वायरल डिजीज हैं ह्यूमंस के अंदर। नेक्स्ट है, कोरोना क्या है? कोरोना एक फैमिली है, कोरोना एक फैमिली है वायरस का। तो जब हम कोरोना बोलते हैं तो हमारा मतलब एक फैमिली से होता है जिसके अंदर बहुत सारे वायरसेस आते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक विषाणुओं का परिवार। कोरोना क्या है? विषाणुओं का एक परिवार है जिसके अंदर बहुत सारे विषाणु आते हैं। नेक्स्ट है, कोविड-19 क्या है? आप सुनते होंगे न्यूज में कोविड-19। तो यहाँ जो CO लिखा है इसका मतलब है कोरोना, और VI का मतलब है वायरस और D का मतलब है डिजीज। तो जब हम कोरोना वायरस बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है कोरोना फैमिली का वायरस, और जब हम कोरोना वायरस डिजीज बोलते हैं यानी कि कोविड बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है ये वो डिजीज है जो कोरोना फैमिली के वायरस से हुआ है। और यहाँ पे हमने 19 लगा दिया, मतलब कि 2019, यानी ये जो भी डिजीज है जो कोरोना फैमिली के वायरस से हुआ है इसका पता चला है 2019 में। सिंपली इसका मतलब यही है। तो कोविड-19 ये एक वायरल डिजीज है। नेक्स्ट है, नोवेल कोरोना वायरस 19 मनुष्यों में किस तंत्र को प्रभावित करता है? नोवेल का अर्थ यहाँ नया होता है। कोरोना वायरस यानी कोरोना फैमिली का वायरस, और नोवेल यानी कि बिल्कुल ही नया। तो कोरोना फैमिली का ये एक ऐसा वायरस है जो बिल्कुल नया है और इसका पता चला 2019 में। तो ये किस तंत्र को इन्फेक्ट करता है? सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट किसको करता है? श्वसन तंत्र को। ये जो हमारा श्वसन तंत्र होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं, ये इसको रिजिड कर देता है, यानी थोड़ा सा कठोर कर देगा। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है, कोविड-19 का पहला प्रकोप यानी कि आउटब्रेक कहाँ पर हुआ? आप सभी को पता है चीन के वुहान में। तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोविड-19 द्वारा कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिजीज है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, और श्वसन तंत्र में हमारा ये इन चार में कौन है? लंग्स। तो लंग्स को अफेक्ट करता है। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी माना जाता है? वायरस आप सब अच्छे से जान रहे होंगे, ना ये पूरी तरह से सजीव है और ना ही पूरी तरह से निर्जीव है। कारण क्या है? मैंने अभी आपको बताया ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। अगर इसको जिंदा रहना है तो एक लिविंग सेल चाहिए। अगर ये वायरस है तो ये जब तक ये बाहर में है ये निर्जीव है। ये अपनी संख्या को नहीं बढ़ा सकता है, ये अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, जनन नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही एक लिविंग सेल के अंदर जाएगा ये एक सजीव के जैसा काम करना स्टार्ट कर देगा। ये अपने संख्या को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा इस लिविंग सेल के अंदर, और धीरे धीरे पूरी बॉडी पर कब्जा कर लेगा और पूरे बॉडी को डैमेज कर देगा। लेकिन जब तक सेल के बाहर है, होस्ट के सेल के बाहर है, ये किसी काम का नहीं है। तो इससे क्या कहा जाए? सजीव कहा जाए या निर्जीव कहा जाए? सिर्फ इतना ही नहीं, हम सभी जानते हैं कि अगर कोई सजीव है तो वो सेल से मिलकर के बना होगा। कम से कम एक ही सेल हो, बट सेल तो होगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म तो होगा, कोशिका द्रव्य तो होगा। लेकिन वायरस के पास सेल है ही नहीं, सेल जैसा कुछ है ही नहीं। सिर्फ आनुवांशिक पदार्थ है और उसको प्रोटेक्ट करने वाला प्रोटीन है, और कुछ नहीं है। अगर सेल ही नहीं है तो हम इसे सजीव कैसे बोल सकते हैं? इसीलिए आर.एच. व्हिटेकर को समझ में नहीं आया कि भाई ये है क्या चीज़, और उन्होंने अपने 5 जगत में वायरस का डिस्कस नहीं किया। तो वायरस क्या है? एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है।
नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यानी कि अकोशिकीय जीव है। कौन? विषाणु। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप बताओ मुझे कमेंट करके ये वीडियो कैसा है। मोबाइल से इस तरह के छोटे छोटे वीडियोज तब तक के लिए डाला जा सकता है या नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इस तरह के छोटे छोटे वीडियोज मैं अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।